नमस्कार बच्चों। हम एन फ्रैंक की डायरी के कुछ पन्ने पढ़ रहे थे। तो इससे पहले हमने जो डायरी का पन्ना पढ़ा था ना, वो था 28 नवंबर 1942 को। 28 नवंबर 1942 को पढ़ा था। आज हम जो डायरी का पन्ना पढ़ रहे हैं, इसके बाद में वो है 19 मार्च 28 नवंबर 1942 से 19 मार्च 1943, यानी बीच के डायरी के पन्ने हमारे पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किए गए हैं। अब देखो, मेरी प्यारी किट्टी, अभी 1 घंटा भी नहीं बीता था कि हमारी खुशी निराशा में बदल गई। क्यों बदल गई? टर्की अभी युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। देखो, विश्व युद्ध शुरू हुआ था ना, दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक। तो उस विश्व युद्ध में संसार के लगभग समस्त देश 2 गुटों में बट गए थे और आपस में लड़ाई करनी शुरू कर दी थी, सारे ही देश। तभी तो उसको विश्व युद्ध बोलते हैं। तो उसमें टर्की, जो कि तुर्की, किसी भी पक्ष में शामिल नहीं हुआ था, तटस्थ था। तटस्थ मतलब किसी पक्ष में शामिल नहीं था। हुआ ये था कि एक केंद्रीय मंत्री ने यह कहा था कि टर्की जल्दी ही तटस्थता छोड़ देगा। अब वह तटस्थ नहीं रहेगा, यानी किसी न किसी एक पक्ष में शामिल हो जाएगा। डेम चौक, जहाँ पर छुपे थे, उसके पास की जगह है, पर अखबार बेचने वाला चिल्ला रहा था टर्की इंग्लैंड के पक्ष में, यानी वह तटस्थता छोड़ देगा और इंग्लैंड के पक्ष में युद्ध करना शुरू कर देगा। अखबार उसके हाथ से झपटे जा रहे थे और इस तरह से हमने यह उत्साहवर्धक अफवाह सुनी थी कि अब इंग्लैंड के पक्ष में तुर्की हो जाएगा। इसका मतलब जर्मनी का जो पलड़ा है वह कमज़ोर, हिटलर का पलड़ा और भी कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि टर्की है वह भी इंग्लैंड के पक्ष में आ गया है। 1000 गिल्डर के नोट अवैध मुद्रा घोषित किए जा रहे हैं। तो जैसे मोदी जी ने अपने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे ना, वैसे ही जर्मनी में भी 1000 गिल्डर के नोट अवैध मुद्रा घोषित किए जा रहे हैं। ये ब्लैक मार्केट का धंधा करने वालों और उन जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, लेकिन उससे बड़ा संकट उन लोगों को है जो या तो भूमिगत हैं या अपने धन का हिसाब किताब नहीं दे सकते। तो जो ब्लैक मार्केट कर रहे हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं, जिनके पास 2 नंबर की कमाई है, उनके लिए तो ये झटका है ही है, लेकिन उनके लिए भी ये संकट का समय है जो भूमिगत हैं। जैसे एन फ्रैंक का परिवार ही मान लो, इनके पास ये 1000 500 गिल्डर के नोट हैं, लेकिन वे इसे बदला नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो भूमिगत हैं, छुपे हुए हैं और उसी पैसों से अपना समय काट रहे हैं, अपने ज़रूरत की चीज़ें खरीद रहे हैं। लेकिन उन सारी जो मुद्रा थी उसको अवैध कर दिया, तो अवैध सामान किससे खरीदेंगे? तो उन्हें बाहर आना ही पड़ेगा। इसलिए हिटलर का ये एक निर्णय था कि जो भी यहूदी छिपे हुए हैं उन्हें बाहर निकालने का ये एक तरीका हो सकता है। 1000 गिल्डर का नोट बदलवाने के लिए आप इस स्थिति में हो कि ये नोट आपके पास आया कैसे, और उसका सबूत भी देना होगा। इन्हें कर अदा करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन अगले 1 हफ्ते तक ही। जैसे कि अपने मोदी जी ने दी ना, टाइमलाइन दी थी कि इतनी तारीख तक आप बैंक में जमा करा करके इसके बदले में दूसरे नोट ले सकते हो, अपने अकाउंट में जमा करा सकते हो। लेकिन अगर आप ज़रूरत से अधिक, बहुत बड़ी संख्या में आपके अकाउंट में कोई भी नकदी राशि जमा होती है, तो आपको उसका सबूत देना होगा कि इतना पैसे आपके पास कहाँ से आए। तो 1 हफ्ते का समय दिया कि 1 हफ्ते तक आप इनका कर वगैरह जमा कराने में इन गिल्डर के नोटों को उपयोग में ला सकते हो। 500 गिल्डर के नोट भी तभी बेकार हो जाएंगे। गेज एंड कंपनी के पास अभी 1000 गिल्डर के कुछ नोट बाकी थे जिनका कोई हिसाब किताब नहीं था कि वे कहाँ से आए। इन्हें कंपनी ने आगामी वर्षों के लिए अनुमानित कर अदायगी में निपटा दिया, इसलिए फ़िलहाल तो गर्दन पानी के ऊपर ही है। यानी इस साल का नहीं, आने वाले सालों का भी टैक्स से जमा करा दिया। तो देखो, एक तो ये हो गया कि सरकार के पास बहुत सारे पैसे जमा हो गए, कंपनियों के जो कर हैं, टैक्स हैं, वे अग्रिम सालों तक के जमा हो गए। दूसरा, जो ब्लैक मार्केट का धंधा करने वाले थे, कालाबाजारी करने वाले थे, उसकी कमर टूट गई।
तीसरा, जो यहूदी छिपे हुए थे उन्हें भी रुपए जमा कराने के लिए, बदलाने के लिए बाहर आना ही पड़ेगा। मिस्टर डसेल को कहीं से बाबा आदम के जमाने की पैरों से चलने वाली दांतों की ड्रिल मशीन मिल गई। इसका मतलब संभवतः जल्दी ही मेरे दांतों का पूरा चेकअप हो जाएगा। तो ये भी एक बात है कि डसेल को कोई पुरानी मशीन मिल गई जिससे दांत चेक करते हैं। तो अब करिए कि डसेल भी मेरे दांत अब चेक करेंगे। जब घर के कायदे कानून मानने की बात आती है तो मिस्टर डसेल भयंकर रूप से आलस दिखाते हैं। न केवल वे चार्लोट से पत्राचार कर रहे हैं और भी कई दूसरे लोगों के साथ भी चिट्ठी पत्री बनाए हुए हैं। मार्गोट, जो कि उनकी डच अध्यापिका है, यानी उन्हें उसकी बड़ी बहन है, वो डच भाषा सिखाती है, उनके ये पत्र ठीक करती है। पापा ने उन्हें मना किया कि वे ये सब कारोबार बंद करें और मार्गोट ने उनके पत्र ठीक करने बंद कर दिए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वे अपनी चिट्ठी पत्री फिर से शुरू कर देंगे। तो ये भी एक बात है कि जो चार्लोट हैं उनकी डच भाषा सही कर रही है एन फ्रैंक की बड़ी बहन मार्गोट, और वो भी एक आलसी आदमी हैं, घर के कामों में बड़ा आलस करते हैं। जनाब हिटलर घायल सैनिकों से बातचीत कर रहे हैं। हमने उन्हें रेडियो पर सुना। सचमुच ये सब कुछ करुणाजनक था। सवालों जवाबों का सिलसिला इस तरह से चल रहा था जैसे कि आपने देखते होंगे मोदी जी बार बार बात करते हैं। आज उस क्षेत्र के पत्रकारों से बात की, आज उस क्षेत्र के जो प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित व्यक्ति हैं उनसे बात की, आज देश के समस्त जो आईएएस हैं उनसे बात की है, आज जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उनको कुछ ज्ञान दे रहे हैं, कुछ सीख दे रहे हैं। तो वैसे ही हिटलर भी कुछ लोगों से, सिपाहियों से बातें कर रहे थे, और बातें किस प्रकार चल रही थी। एक कह रहा था, मेरा नाम हेनरिक सोपेल है, आप कहाँ जख्मी हुए थे? स्टालिनग्राद के पास। किस किस्म का घाव है ये? दोनों पांव बर्फ़ की वजह से गल गए हैं। लगातार बर्फ़ में रहने से पांव नमी से गल जाते हैं, और बाएं बाजू की हड्डी टूट गई है। ये बातें जस की तस दे रही हूँ जो मैंने रेडियो पर कठपुतलियों के खेल की तरह सुनी। घायल सैनिक जैसे अपने जख्मों को दिखाते हुए गर्व महसूस कर रहे थे। जितने ज़्यादा घाव उतना ज़्यादा गर्व। उनमें से एक तो हिटलर के से हाथ मिलाने के ख्याल से ही इतना उत्साहित हुआ जा रहा था। मेरे ख्याल से तो अभी भी वह इसी उत्साह में होगा। मतलब उन पर मजाक कर रही है क्योंकि हिटलर को पसंद नहीं करती है, कि वह एक शब्द भी बोल नहीं पाया। तो मतलब जो सैनिक थे वो हिटलर को बहुत मानते थे। मुझसे डसेल साहब का साबुन ज़मीन पर गिर गया था। मेरी किस्मत ख़राब थी कि मेरा पैर उस पर पड़ गया। अब पूरा साबुन ही गायब है। मैंने पापा से कहा है कि मिस्टर डसेल को इसकी भरपाई कर दें। उनको हर महीने युद्ध के समय के घटिया साबुन की एक ही बट्टी मिलती है। तो युद्ध चल रहा है तो पूरे महीने में साबुन की एक ही टिकिया मिलती है, और वह टिकिया भी लेखिका से नीचे गिर गई, और नीचे गिर के पैरों से हुआ है गायब हो गई। मतलब इधर उधर कहीं पर नीचे गिर गई थी। तुम्हारी एन है, ये कब की है? ये 19 मार्च और 1943 का लिखा हुआ उनकी डायरी का एक पन्ना है।